वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी की संरचना एवं उनके कार्यों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि प्रतिरक्षी किसे कहते हैं, क्या होता है प्रतिरक्षी। तो आप ध्यान दीजिए कि प्रतिरक्षी होता है वह एक प्रोटीन होता है। प्रतिरक्षी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर में उपस्थित जो बीटा लसिका कोशिकाएं या बी लसिका कोशिकाएं होती है, लसिका या लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, वे बी और टी प्रकार की होती हैं। उन बी लसिका कोशिकाओं द्वारा किसी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण से निर्मित होती हैं। यानी ये किससे निर्मित होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बी लसिका कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है। तो प्रतिरक्षी होगी या एंटीबॉडी होती है, वह निर्मित किसके द्वारा होती है, बी लसिका कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। और किसकी अनुक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होती है, तो आपको ध्यान रखना है फॉरेन जो प्रतिजन्स होते हैं, बाह्य प्रतिजन्स होते हैं, उनकी अनुक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। जैसे ही कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने के फलस्वरूप ये जो रोगाणु होंगे, उन रोगाणु पर उपस्थित जो प्रतिजन होते हैं, उन प्रतिजनों को पहचानते हैं और उन प्रतिजनों को पहचान करके और उन प्रतिजनों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बी लसिका कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए, प्रतिरक्षी होता है वह क्या होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रतिरक्षी वह प्रोटीन होता है जो देह में उपस्थित बी लसिका कोशिकाओं द्वारा किसी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण से निर्मित होता है। और उस विशेष प्रतिजन जो प्रतिजन प्रवेश किया है, उस प्रतिजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बना है, उसके रिस्पॉन्स के फलस्वरूप बना है, तो उन विशेष प्रतिजन से विशिष्ट रूप से ये संयोजित होती है। उस प्रतिजन से यह प्रतिरक्षी जुड़ेगी और जुड़ने की प्रक्रिया है वो उसकी संरचना की विशेषता पर निर्भर करती है। यानी हर एक प्रतिरक्षी होती है, उसकी प्रतिरक्षी की संरचना होती है, वो स्पेसिफाइड होती है, विशेष होती है और वो उसी विशिष्ट प्रतिजन से ही प्रतिक्रिया करती है, उससे संयोजित होती है और उस विशेष प्रतिजन से संयोजित होकर के और आपको ध्यान रखना है प्रतिरक्षा की क्रियाविधि को प्रेरित करते हैं। और प्रतिरक्षा तंत्र की सफलता का महत्वपूर्ण आधार भी क्या है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनकी संरचनात्मक समानता और इनकी विशिष्टता होती है, जिसके कारण से विशिष्ट प्रतिरक्षी होती है, वह विशेष प्रतिजन के विरुद्ध कार्य करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, कि प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी होती क्या है। तो एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि बी लसिका कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और ये किसकी अनुक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रतिजन के। जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन्स जो पार्टिकल्स होते हैं वे प्रवेश करेंगे तो उसकी अनुक्रिया के फलस्वरूप इनका क्या होता है, निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है। और उस विशेष प्रतिजन से संयोजित होती है और संयोजित होकर के उनके प्रति कार्य करती है, हमें ध्यान रखना है, उसे निष्प्रभावी करती है। अब ध्यान दीजिए कि जो प्रतिरक्षी होती हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो प्रतिरक्षियों की उन्हें सामान्यतः एक नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। प्रतिरक्षी को हम किस नाम से जान सकते हैं, आईजी या इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह ग्लोबुलिन प्रोटीन से निर्मित होती है और आपको ध्यान रखना है किसका कार्य करती हैं, इम्यून का कार्य करती है, यानी प्रतिरक्षा का कार्य करती है। इस कारण से इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसे इम्यूनोग्लोबुलिन या आईजी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रतिरक्षी को सामान्यतः हम किस नाम से जानते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है। ये प्रतिरक्षी होती है, ये प्रतिरक्षी किस प्रकार की होती है, गामा ग्लोबुलिन से होती है। देखो हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा, वैसे आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो हमारे रुधिर के अंदर दो मुख्य घटक होते हैं। रुधिर में एक घटक होता है जो कि तरल पदार्थ के रूप में होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा के अंदर कोशिकाएं होंगी, उन्हें प्लाज्मा कोशिकाएं कहेंगे। दूसरा घटक होता है रुधिर के अंदर, वे रुधिर कणिकाएं होती हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसमें से जो प्लाज्मा का घटक होता है उसमें कोशिकाएं उपस्थित होती है, उन्हें प्लाज्मा कोशिकाएं कहते हैं। और प्लाज्मा कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। उन प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित प्रोटीन होता है, तो ये वो गामा ग्लोबुलिन होता है। तो ये किन कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होगा, तो आपको ध्यान रखना है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। तो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित जो पदार्थ होगा गामा ग्लोबुलिन, यह गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। इसी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि किसके द्वारा निर्मित होगा, प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा, यानी प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होता है गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। और इसी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से ही किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। तो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी किससे बनेगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। और ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन रुधिर के प्लाज्मा में
उपस्थित होता है। तो ये कहाँ पर उपस्थित होगा, ये जंतुओं में उपस्थित होता है मुख्य रूप से, और जंतुओं में जो रुधिर होता है, जंतुओं में रुधिर, और रुधिर में भी कौन सा भाग, प्लाज्मा का जो सीरम भाग होता है, प्लाज्मा होता है, उसके अंदर उपस्थित होता है। तो रुधिर के प्लाज्मा या सीरम में उपस्थित होता है। एवं इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है ये उत्तक द्रवों में भी उपस्थित होता है, कुछ अन्य द्रवों में भी उपस्थित होता है। इन उत्तक द्रव होते हैं, उत्तक द्रव में भी उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्रतिरक्षी होगी, एंटीबॉडी होगी, उसका निर्माण किससे होता है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से होता है। तो प्रतिरक्षी होगी वह प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनी होती है, और ये जंतुओं के रुधिर एवं अन्य उत्तक द्रवों में उपस्थित होता है। ये हमें उपस्थिति ध्यान रखनी है। और ध्यान दीजिए कि ये जो प्रतिरक्षी होती हैं, ये प्रतिरक्षी क्या कार्य करेगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रतिरक्षी होती हैं वह प्रतिजन, विशेष प्रकार के प्रतिजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होती हैं, हमें ध्यान रखना है। यानी प्रतिजन होगी वह विशेष प्रतिजन से संयोजित होकर के, विशेष प्रतिजन से संयोजित होकर, उस जो प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है जिसके रिस्पांस के फलस्वरूप प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। यानी प्रतिरक्षी का निर्माण होगा प्लाज्मा के अंदर, वो किसके रिस्पांस से, जैसे ही प्लाज्मा या रुधिर के अंदर कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है उसके रिस्पांस के फलस्वरूप ही बनती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, उस विशेष प्रतिजन से संयोजित होकर, उसे निष्क्रिय संयोजित होकर उसे पहचानती हैं, उसे पहचान कर एवं निष्प्रभावी करती हैं। तो पहचान कर एवं निष्क्रिय करती हैं, तो उसे पहचानती है और उसे क्या कर देती है, निष्क्रिय करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, प्रतिरक्षी के बारे में। यानी प्रतिरक्षी होती हैं वह विशेष प्रकार के प्रतिजन से संयोजित होकर के, उनसे जुड़ करके, और उसको पहले पहचानती हैं, उसके बाद उनसे जुड़ती है और जुड़ करके उसको निष्प्रभावी या निष्क्रिय करती है, उनको नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी के बारे में। यानी प्रतिरक्षी होती हैं उसका वह भाग जो कि प्रतिजन से जुड़ता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उस भाग को हम पैराटॉप कहते हैं। देखो समझे, हमने पहले भी पढ़ा था कि ये एक जनरल हम संरचना देख लेते हैं। ये संरचना है और वो किसकी है, प्रतिरक्षी की या एंटीबॉडी की संरचना है। ये एंटीबॉडी है और इस एंटीबॉडी की संरचना होती है वो वाई आकार की होती है। आगे हम संरचना देखेंगे अभी, तो इसमें आप ध्यान दीजिए वाई आकार की संरचना है। और इस वाई आकार की संरचना में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर प्रतिजन आकर के क्या होता है, जुड़ता है। यहाँ इस प्रकार से क्या होगा, प्रतिजन आकर के जुड़ेगा। यानी ये यहाँ पर क्या आकर जुड़ रहा है, एंटीजन या प्रतिजन आकर के जुड़ रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रतिजन इंटरेक्शन करेगा, प्रतिजन आकर के जुड़ेगा। और ये प्रतिजन का भाग होता है वह भाग जो कि प्रतिरक्षी से जुड़ता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, एपिटॉप कहा जाता है। तो उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, एपिटॉप के नाम से जाना जाता है। तो ये एपिटॉप भाग होता है। और एपिटॉप भाग जो प्रतिजन का भाग होता है वह किसके साथ जुड़ता है, प्रतिरक्षी के साथ में जुड़ता है। यानी इस प्रतिरक्षी के साथ में जुड़ेगा, प्रतिरक्षी का वह भाग जो कि प्रतिजन के साथ में जुड़ता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, पैराटॉप के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, पैराटॉप किसे कहते हैं और एपिटॉप किसे कहते हैं, तो आप दोनों का अच्छे से ध्यान रखना है। प्रतिजन का वह भाग जो कि प्रतिरक्षी से जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिटॉप कहा जाता है। तो एपिटॉप तो किसका भाग होगा, एंटीजन का भाग होता है, जबकि पैराटॉप होता है वो किसका भाग होगा, प्रतिरक्षी का भाग होता है। ये हमें ध्यान रखना है, एंटीबॉडी का भाग होता है। तो इस प्रकार से एंटीबॉडी का वह भाग, एंटीबॉडी का वह भाग जो कि प्रतिजन से जुड़ता है, प्रतिजन से जुड़ने उसे उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना उस भाग को हम कहेंगे पैराटॉप कहा जाता है। तो ये सवाल पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया है कि एपिटॉप किसे कहते हैं और पैराटॉप किसे कहा जाता है। तो इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है। प्रतिजन का वह भाग जो कि प्रतिरक्षी से जुड़ता है उसे हम एपिटॉप कहते हैं, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, पैराटॉप कहते हैं। और इनके मध्य प्रतिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप प्रतिजन की क्रियाविधि और प्रतिजन प्रतिरक्षा क्रियाविधि संपन्न होती है जिसके फलस्वरूप उसको नष्ट किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमें ध्यान रखना है कि मनुष्य के शरीर में जो प्रतिरक्षी होती हैं वे प्रतिरक्षी मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं, हम आगे डिटेल से देखेंगे। उसमें सबसे मुख्य रूप से उपस्थित होती है 80% के आसपास होती हैं, वह IgG प्रतिरक्षी होती हैं। तो इस IgG प्रतिरक्षी उसकी संरचना किस प्रकार की होती है उस बारे में हम समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रतिरक्षी की संरचना किस प्रकार की होती है। तो अगला हमें ध्यान रखना है प्रतिरक्षी की संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षी की संरचना किस प्रकार की होती है, स्ट्रक्चर्स किस प्रकार की होती है, मुख्य रूप से हम यहाँ पर पढ़ेंगे वह IgG प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। यानी यह प्रतिरक्षी होती है वह अंग्रेजी के वाई आकार की, अंग्रेजी के अक्षर वाई के समान होती हैं। यानी
वाई के समान होती है, वाई अक्षर के समान इनकी संरचना होती है। तो इनकी संरचना किसके समान होती है? अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान इनकी संरचना होती है, हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो इनकी संरचना किस प्रकार की होगी? वाई आकार की होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, ये 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर के बनी होती हैं। 4 संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं, उन संरचनात्मक यूनिट से इकाइयों से मिलकर के बनी होती है। या ऐसा मैं कहूँ कि ये प्रोटीन है तो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बनी होती है, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड इकाइयों से मिलकर बनी होती है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि कितनी पॉलीपेप्टाइड इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है? ये 4 पॉलीपेप्टाइड इकाइयों या संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर के बनी होती है। यानी इसमें कुल जो पॉलीपेप्टाइड संरचनाएं होती हैं या इकाइयाँ होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें से आप ध्यान दीजिए तो 2 बड़ी एवं भारी होती हैं। बड़ी एवं कैसी होती हैं? भारी होती हैं, जिन्हें हम हैवी चेन कहते हैं, एच के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जबकि 2 होती हैं वो हल्की एवं, आपको ध्यान रखना है, हल्की होती हैं एवं कैसी होती हैं? तो आपको ध्यान रखना, छोटी होती हैं। तो इस प्रकार से छोटी या लघु होगी एवं कैसी होती है? हल्की होती हैं, जिसे हम लाइट चेन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 श्रृंखलाओं से 2 पॉलीपेप्टाइड इकाइयाँ होती हैं। उसमें एक तो कौन सी होगी? तो आपको क्या ध्यान रखना है? हैवी चेन होती है, ये हमें ध्यान रखना है। हैवी चेन या जिसे हम क्या कहेंगे? भारी श्रृंखला कहा जाता है। तो भारी श्रृंखला होती है, ये हमें ध्यान रखना है एक। और दूसरी श्रृंखला होगी वह कौन सी होती है? तो आपको ध्यान रखना है, हल्की श्रृंखला होती हैं या लाइट चेन जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से लाइट चेन या हल्की श्रृंखला होती है। 2 इकाइयाँ होती हैं, उससे एक अर्धांश का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से 2 होगी, वह कैसे पॉलीपेप्टाइड इकाइयाँ होगी? तो भारी होगी एवं बड़ी होगी। और 2 कैसी होगी? छोटी एवं हल्की होती है। तो इस प्रकार से 4 इकाइयों से मिलकर के बना होता है। या ऐसा कहूँ कि यह एक जो 2 अर्धांश होते हैं उससे मिलकर के बना होता है। एक अर्धांश में एक हल्की श्रृंखला और एक भारी श्रृंखला होती है। दूसरे अर्धांश में भी एक हल्की श्रृंखला होती है और एक भारी श्रृंखला होती है, ध्यान रखना है। और एक और की हल्की और भारी श्रृंखलाएँ होगी, एक और की हल्की और भारी श्रृंखला है, उसे हम क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, इसे हम डाइमर कहा जाता है, द्विलक कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह जो एक और की भारी और हल्की श्रृंखला होती है, एच और एल, हैवी चेन और लाइट चेन, ये क्या कहलाएगी? तो आपको ध्यान रखना है, प्रतिरक्षी द्विलक कहलाती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इसे हम डाइमर कहा जाता है। तो ये द्विलक का निर्माण होते हैं, डाइमर का निर्माण करते हैं। और 2 द्विलक या आप ध्यान दीजिए 2 अर्धांश, यानी एक साइड का अर्धांश और दूसरी साइड का अर्धांश होते हैं। ये 2 अर्धांश आपस में मिलकर के और किसका निर्माण करेंगे? एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं या एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए कि एक और का अर्धांश और दूसरे और का अर्धांश होता है, वे आपस में किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? डाइसल्फाइड बंध से जुड़े हुए रहते हैं, यानी आपस में जुड़े हुए रहते हैं। उनके मध्य कौन सा बंध उपस्थित होता है? डाइसल्फाइड बंध होता है, उस बंध के द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई रहती है। यानी एक और का अर्धांश और दूसरे और का अर्धांश होता है, वह आपस में किससे जुड़ा हुआ रहता है? डाइसल्फाइड बंध से जुड़ा होता है। तथा आपको ध्यान रखना है, एक और के उपस्थित हल्की और भारी श्रृंखला होती है, हल्की और भारी श्रृंखला होगी, वह भी आपस में किससे जुड़ी होती है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी हुई रहती है। यानी एक और की हल्की और भारी श्रृंखला आपस में भी किससे जुड़ी हुई रहती है? डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है। जबकि एक और के अर्धांश के हल्की और भारी श्रृंखला, दूसरे और के अर्धांश के हल्की और भारी श्रृंखलाएं होती है, वो भी आपस में किससे जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि हल्की श्रृंखलाएं होती है, वो भी आपस में किससे जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है। ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो ये 2 प्रकार की श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है, हल्की श्रृंखला और दूसरी कौन सी हो जाएगी? भारी श्रृंखला। ये 2 प्रकार की श्रृंखलाएं मिलकर के प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, भारी श्रृंखला या जो हैवी चेन्स होती है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है? तो आपको ध्यान रखना है, भारी श्रृंखला का निर्माण होगा वह 440 एमिनो अम्लों के मिलने से फलस्वरूप होता है। यानी 440 एमिनो अम्ल होंगे, उन एमिनो अम्लों की श्रृंखला से किसका निर्माण होगा? भारी श्रृंखला का निर्माण होता है। जबकि हल्की श्रृंखला होती है, उसका निर्माण होता है वह 220 एमिनो अम्लों के
श्रृंखला से निर्मित होती हैं। तो हल्की श्रृंखला होगी वह 220 अमीनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है, जबकि भारी श्रृंखला होती है वह 440 अमीनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है। और ध्यान दीजिए, तो भारी श्रृंखला होती है उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वह कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 50 किलो डाल्टन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी भारी श्रृंखला होगी उसका आणविक भार होता है, मोलिकुलर वेट होता है वो 50 किलो डाल्टन होता है, जबकि हल्की श्रृंखला का मोलिकुलर वेट होता है वो 25 किलो डाल्टन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की श्रृंखलाएं होगी। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए कि प्रत्येक भारी श्रृंखला एवं प्रत्येक हल्की श्रृंखला होती है, उस प्रत्येक भारी श्रृंखला और हल्की श्रृंखला होती है उस श्रृंखला में दो क्षेत्र होते हैं, दो मुख्य रीजन होते हैं। वैसे 3 रीजन हम देखेंगे, 2 मुख्य रीजन हमें ध्यान रखने हैं। एक रीजन होता है जो कि प्रत्येक भारी और हल्की श्रृंखला में उपस्थित होता है और उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रीजन कहा जाता है। उस रीजन को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल रीजन, या इसे हम अस्थिर भाग कहा जाता है। वेरिएबल रीजन या इसे हम क्या कहेंगे, अस्थिर भाग कहा जाता है। यानी ये भाग है ये वेरिएबल रीजन है, और किसका वेरिएबल रीजन है, भारी चेन का, तो VH हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सा भाग हो गया, हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है। इसी प्रकार से ये है वह लाइट चेन का क्या है, वेरिएबल रीजन है। ये भाग है वह लाइट चेन का कैसा रीजन है, वेरिएबल रीजन है। तो ये रीजन्स हो गए, उसे हम क्या कहेंगे, अस्थिर भाग या वेरिएबल्स रीजन कहा जाता है। ये वेरिएबल्स रीजन होता है वह इस श्रृंखला के एन टर्मिनल की ओर, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसका एक टर्मिनल एन टर्मिनल, या जहां पर कौन सा समूह होता है, एमिनो समूह होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जहां पर कौन सा समूह होगा, एमिनो समूह होता है, उसे हम एन टर्मिनल कहते हैं। जबकि दूसरा जो टर्मिनल होता है उसे हम सी टर्मिनल कहा जाता है। यह सी टर्मिनल होगा, यहाँ पर कौन सा समूह उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से सी समूह होगा और ये एन समूह, एन समूह होता है उस, और आपको ध्यान रखना है, या अमीनो समूह होता है उस एमिनो समूह या एन टर्मिनल की ओर कौन सा भाग उपस्थित होगा, अस्थिर भाग उपस्थित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और अस्थिर भाग होगा, यह अस्थिर भाग वेरिएबल होता है, यानी आपको ध्यान रखना है लचीला होगा और प्रतिजन से जुड़ता है। तो वह भाग यानी ये प्रतिजन से क्रिया करता है, प्रतिजन से जुड़ता है। यह भाग प्रतिजन से क्या करता है, जुड़ता है। तो वह भाग जहाँ से प्रतिजन जुड़ता है उस भाग को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल रीजन या अस्थिर भाग कहा जाता है। यानी अस्थिर भाग होता है उसी से क्या जुड़ता है, प्रतिजन आकर के जुड़ता है। यहीं पर जो प्रतिजन होगा वो बाह्य प्रतिजन आकर के जुड़ता है। तो प्रतिजन के जुड़ने का भाग होता है, उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, वेरिएबल रीजन्स के नाम से जाना जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये प्रतिजन से जुड़ने वाला प्रतिरक्षी का वह भाग जो कि प्रतिजन से जुड़ता है उसे हम अस्थिर भाग या वेरिएबल रीजन कहा जाता है। इस वेरिएबल रीजन से यहीं पर प्रतिजन आकर के जुड़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दोनों श्रृंखलाओं के कौन सा रीजन हो गया, एक भाग अस्थिर भाग हो गया या वेरिएबल रीजन होगा। इस वेरिएबल रीजन्स को एक और नाम देते हैं हम FAB रीजन भी कहा जाता है। इसे एक अन्य नाम और देते हैं, हम किस नाम से जानते हैं, FAB रीजन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, यानी जहां पर एंटीजन जुड़ता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग रीजन को ही हम किस नाम से जानते हैं, तो FAB भी कहा जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, FAB रीजन के नाम से भी जाना जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी ये भाग यहाँ तक का पूरा भाग है वो कौन सा भाग है, FAB रीजन है, या फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग रीजन, या जिसे हम वेरिएबल रीजन्स कहा जाता है, ये भाग होता है। यहीं पर एंटीजन या प्रतिजन होता है वो आकर के जुड़ता है। तो इस प्रकार से दोनों जो भारी और हल्की श्रृंखलाएं होती हैं उसका एक रीजन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल रीजन कहा जाता है। दूसरा भाग होता है जिसे हम अस्थिर भाग कहा जाता है या कांस्टेंट रीजन कहा जाता है। अस्थिर भाग या इसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट रीजन कहा जाता है। तो दूसरा भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट रीजन कहेंगे या अस्थिर भाग कहा जाता है। जैसे कि यहाँ तक का ये भाग है ये कांस्टेंट रीजन है, तो कांस्टेंट रीजन H1 हो गया, ये भी H1 और ये भी इधर का H1। इसी प्रकार से ये भाग हो गया यहाँ तक का, ये CH2 जिसे हम ये CH2 भाग हो गया, यहाँ पर भी ये CH2 भाग हो गया, ये इस प्रकार से CH3 भाग हो, ये तीनों भाग है वो किसके हैं, अस्थिर भाग के, ये हमें ध्यान रखना है, ये CH3 भाग हो गया। और इसी श्रृंखला से क्या जुड़े होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला भी जुड़ी हुई रहती है। यहाँ से कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला होती है वो इससे जुड़ी हुई रहती है, हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अस्थिर भाग होगा
यह अस्थिर भाग होता है, यह किस साइड की ओर होता है, तो आपको ध्यान रखना है सी टर्मिनल की ओर उपस्थित होता है। यानी सी टर्मिनल का मतलब क्या, उस ओर उपस्थित होता है जहां पर कौन सा समूह उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। तो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है उस साइड का भाग होता है, उसे हम अस्थिर भाग या कांस्टेंट रीजन्स कहते हैं। इस कांस्टेंट रीजन को ही एक अन्य नाम देते हैं हम, एफ सी रीजन भी कहा जाता है। इसे हम एफ ए बी रीजन कहेंगे, जबकि इसे हम क्या कहेंगे, एफ सी रीजन कहा जाता है। यानी फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसे हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये रीजन होगा, उसे हम एफ सी रीजन या फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइज रीजन कहा जाता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए कि जो वाई आकार की संरचना होती है, उनका जो दोनों भुजाएं फैलती हैं, उस भुजाओं के फैलने के स्थान पर ही जुड़ी हुई रहती हैं, उस जुड़े हुए भाग को हम क्या कहते हैं, एक अन्य नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं हिंज या कब्जा रीजन कहा जाता है। हिंज कहेंगे या इसे हम क्या कहेंगे, कब्जा स्थल कहा जाता है। हिंज रीजन या इसे हम क्या कहते हैं, कब्जा स्थल कहा जाता है। तो जहां पर वाई समान संरचना जो प्रतिरक्षी की होती है वह आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी हुई रहती है, उस भुजाओं के जुड़ने के स्थान को हम क्या कहते हैं, हिंज या कब्जा स्थल कहा जाता है। हिंज या ये कब्जा स्थल होता है, ध्यान दीजिए, ये हिंज या कब्जा स्थल होगा, ये लचीला होता है। ये कैसा होगा, लचीला होता है, और लचीला होने के कारण से विभिन्न आकार के छोटे या बड़े प्रतिजन होते हैं, उन छोटे या बड़े प्रतिजनों को जुड़ने के लिए यह स्थान प्रदान करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो भुजाएं जुड़ती है या निकलती हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, हिंज या कब्जा स्थल कहा जाता है। और ये लचीला होने के कारण से जो प्रोटीन होते हैं या प्रतिजन्स होते हैं विभिन्न प्रकार के, उन विभिन्न प्रकार के प्रतिजनों के छोटे या बड़े अणु होते हैं, उन अणुओं से जुड़ने में ये सहायता प्रदान करता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखनी है किसकी संरचना के बारे में, प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में। एक बार वापस से ध्यान रखिए कि प्रतिरक्षी की संरचना किस प्रकार की होती है। तो प्रतिरक्षी की संरचना होती है वह अंग्रेजी के वाई आकार की संरचना के समान होती है। ये हमें ध्यान रखना है। यह कुल 4 संरचनात्मक इकाइयां पॉलीपेप्टाइड इकाइयों से मिलकर के बनी होती हैं, जिसमें से 2 इकाइयां होती हैं वह हल्की एवं कैसी होती है, तो आपको दंता छोटी होती है, जिन्हें लाइट चेन कहा जाता है या एल्क से प्रदर्शित करते हैं। जबकि दूसरी 2 होती हैं वह भारी श्रृंखलाएं होती हैं, यानी बड़ी होती है और भारी होती हैं, उन्हें हैवी चेन्स कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक हैवी चेन्स और एक लाइट चेन मिलकर के एक अर्धांश का निर्माण करेगी, दूसरी एक हैवी चेन और एक लाइट चेन मिलकर के दूसरे अर्धांश का निर्माण करेगी, अर्थात 2 अर्धांशों से मिलकर के बनी होती है। एक और के दोनों अर्धांश क्या कहलाएंगे, द्विलक कहलाते हैं या डाइमर कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में ये द्विलक यानी एक और के अर्धांश और दूसरे और के अर्धांश आपस में जुड़े होते हैं, वो डाइसल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं, तथा एक और की हल्की और भारी श्रृंखलाएं होती है वे भी आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है, तथा आप ध्यान दीजिए लाइट चेन होती है वो भी आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी हुई रहती है। तो ये जोड़ने वाले बंध को हमें क्या ध्यान रखना है, डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी हुई रहती है। फिर हमें ध्यान रखना है कि जो हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखलाएं होती हैं, उन हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखलाएं होगी, उनकी मोलिकुलर वेट क्या होता है, कितने अमीनो अम्लों से बनी होती है। तो आप ध्यान दीजिए, भारी श्रृंखला 440 अमीनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है, हल्की श्रृंखला 220 अमीनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है। हल्की श्रृंखला होती है उसका वेट 25 किलो डाल्टन होता है, जबकि जो भारी श्रृंखला होती है उसका वेट 50 किलो डाल्टन होता है। टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है टोटल एक प्रतिरक्षी जो आईजी प्रतिरक्षी होती है उसका वेट कितना होता है, 50 किलो डाल्टन, 150 किलो डाल्टन होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, 150 किलो डाल्टन इसका टोटल मोलिकुलर वेट होता है। फिर हमें ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला होगी उसके 2 क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र होता है वेरिएबल रीजन्स होता है, अस्थिर भाग होता है, वह भाग जो कि प्रतिजन से जुड़ता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, अस्थिर भाग या वेरिएबल्स रीजन कहा जाता है। वेरिएबल्स रीजन को एक अन्य नाम देते हैं FAB रीजन्स भी कहा जाता है, या फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग रीजन्स भी कहा जाता है। दूसरा भाग होता है अस्थिर भाग या कांस्टेंट रीजन्स होता है, और इससे यह भाग होता है वह कार्बोक्सिलिक समूह के उपस्थित होता है, और इसे FC रीजन या फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस भी कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद में हमें ध्यान रखना है जहाँ पर वाई आकार की संरचना की दोनों भुजाएं निकलती हैं, उस स्थल को हम क्या कहते हैं, हिंज या कब्जा स्थल कहा जाता है। ये लचीला होने के कारण से विभिन्न प्रकार के छोटे एवं बड़े प्रतिजन के अणु होते हैं, उनसे जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। ये था हमारा प्रतिरक्षी एवं उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम देखेंगे
प्रतिरक्षियों के कार्य एवं इनके प्रकार कौन कौन से हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।